हाय एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र गहलोत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मानवेंद्र कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 11 की इकोनॉमिक्स खंड ब को प्रारंभ किया है। पुस्तक का शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इस पर ऑलरेडी पहला वीडियो जो है मैंने पोस्ट कर दिया है। आज इसका दूसरा भाग जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम कृषि क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, औद्योगिक क्षेत्र को कवर करेंगे। यानी विकास नीतियां और अनुभव 1947 से 90 की अवधि के दौरान हम पढ़ रहे हैं, और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर किस तरीके की भारतीय अर्थव्यवस्था हमें मिली, किस तरीके की भारतीय अर्थव्यवस्था दिखाई देती है, इसको हम पढ़ रहे हैं। इस पर जो है हमने कृषि क्षेत्र को जो है हमने पढ़ लिया था, और ये हमारा जो है पिछले वीडियो में कवर हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक मेरा रहेगा वो औद्योगिक क्षेत्र विदेशी व्यापार पर हम आज चर्चा करेंगे। तो किस तरीके से औपनिवेशिक शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र दिखाई देता है, विदेशी व्यापार की क्या प्रवृत्तियां दिखाई देती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए आज की वीडियो पे पहुंच जाएं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो औद्योगिक क्षेत्र कृषि की तरह औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत में एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं हो पाया। जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में अंग्रेजों ने कोई खास काम नहीं किए, न ही कृषि व्यवस्था को सुधारने के प्रयास किए, उसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी अंग्रेजों ने कोई ऐसी नीतियां नहीं बनाई, ना ही ऐसे कोई सुधार कार्य किए जिससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो। तो देश की जो विश्व प्रसिद्ध जो शिल्प कलाएं थी, ये उल्टी इनका पतन हो गया। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि ढाका की जो मलमल है वो विश्वविख्यात थी। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी शिल्प कलाएं थी जो देश में विश्वविख्यात थी, और उनका उन कलाओं के जो उत्पाद हैं वो हम निर्यात करते थे, ये खत्म होती गई। लेकिन इसके स्थान पर नया जो औद्योगिक वातावरण है वो भारत में कभी बना ही नहीं। तो भारत में जो है वी औद्योगिकरण जो है वो दिखाई देता है। अब वी औद्योगिकरण क्या होता है? देखो, औद्योगिकरण का वी औद्योगिकरण स्वरूप जो है वो बताता है कि जो उद्योग हैं, जो उत्पादन दशाएं हैं, उनमें कमी होते जाना। अगर उत्पादन और उद्योग बढ़ते हैं तो वो तो औद्योगिकरण का विकास है, औद्योगिकरण हो रहा है ना। लेकिन वी औद्योगिकरण में जो लगे हुए उत्पादक इकाइयां हैं वो भी खत्म होती जा रही है। 10 उद्योग थे, अब 5 रह गए, 4 रह गए, 3 रह गए, इस तरीके की स्थितियां आ रही हैं। तो इन प्रकार की स्थितियों को हम वी औद्योगिकरण कहेंगे। तो देखो, वी औद्योगिकरण का पीछे दोहरा उद्देश्य था। अंग्रेज इस प्रकार की नीतियां अपनाए हुए थे जिसके कारण भारत में उद्योगों का ह्रास होता जा रहा था। जो छोटे बड़े उद्योग थे वो नष्ट होते जा रहे थे, जो शिल्प कलाएं थी वो भारत में पतन होती जा रही थी। तो इसके पीछे अंग्रेजों के दोहरे उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। क्योंकि अब देखो, इंग्लैंड के कारखानों में उत्पादन होता है तो उन कारखानों के लिए कच्चा माल तो चाहिए। हमें पता है इंग्लैंड कितना बड़ा है। इंग्लैंड हमारे राजस्थान के आकार के जितना ही है, उससे भी छोटा है। तो हम देखेंगे कि क्या इंग्लैंड अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कच्चा माल अपने स्तर पर निर्मित कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसी के लिए तो उसे उपनिवेश बनाने की जरूरत पड़ी। तो उपनिवेशों से वो कच्चा माल क्या करता था? निर्यात करता था। तो भारत भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। तो भारत से जो कच्चे माल का निर्यात होता वो इंग्लैंड के उद्योगों के लिए, उनके विकास के लिए यहाँ से कच्चा माल जो है वहां भेजा जाता। दूसरी बात, हम उन उद्योगों में जो कच्चा माल गया तो निर्मित माल होगा। निर्मित माल जो इंग्लैंड का है वो उन्हें कहाँ खपाए? उसके लिए उन्हें बाजार चाहिए। अब भारत एक विशाल बाजार भी था। तो इस तरीके से भारतीय उद्योगों को जो कच्चा माल मिलना चाहिए वो मिला नहीं, और इंग्लैंड के उद्योगों को मिला। तो भारतीय उद्योगों का पतन होगा, भारतीय उद्योगों के उत्पादन प्रक्रियाएं ठप होगी, भारतीय उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिलेगा। तो इसका परिणाम यह होगा कि वो उत्पाद उनके जो जो है वो बंद हो जाएंगे। तो यही चीज हुआ। यहाँ पर भारतीय जो उत्पादन है वो गिरता गया, इंग्लैंड का उत्पादन जो है वो बढ़ता गया। इंग्लैंड के कारखानों में बना हुआ उत्पादन सस्ता पड़ता, वो भारतीय बाजारों में बिकने के लिए आता। भारतीय स्तर पर बना हुआ उत्पादन महंगा पड़ता, वो भारतीय उत्पादों में मांग जनरेट नहीं करता। उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय उद्योगों से बने उत्पादन की मांग कम होती गई। तो इन उद्योगों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां इस तरीके से बन गई। फिर बात आती है, देखो, इस प्रकार का जो परिदृश्य है वो भारतीय शिल्प कलाओं का पतन होना, भारतीय उद्योगों के लिए कोई आधारभूत संरचना इंग्लैंड के द्वारा जो बनाई जानी चाहिए वो बनाई नहीं गई। इन सब का प्रभाव
भारत में जो है औद्योगिकरण के रूप में दिखाई देता है। तो भारत में एक तरफ तो बेरोजगारी फैल रही थी, स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उत्पादन हो नहीं रहा था, क्योंकि इन उत्पादों को करने के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती। कच्चा माल हमारे उद्योगों को न जाकर इंग्लैंड जा रहा था, तो भारतीय उत्पादन ठप हो जाएगा। तो भारतीय बाजारों में एक तरफ मांग बढ़ रही थी, दूसरी तरफ बेरोजगारी दिखाई देती है। इस तरीके से इन्हें पूरा करने के लिए इंग्लैंड से सस्ता निर्मित उत्पाद का लाभपूर्ण आयात किया गया। तो इस तरीके से लाभपूर्ण आयात के द्वारा जो है वो हमारा जो व्यापार जो है वो अधिशेष वो इंग्लैंड की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। तो लाभपूर्ण आयात उसे कहेंगे, इसे एक उदाहरण से समझ लें कि भारत से जो निर्मित माल है, भारत का जो निर्मित माल है, वो अगर इंग्लैंड जाता तो उस पर टैरिफ लगता, सीमा कर लगता, चुंगी लगती। तो जो भारत से जो निर्यात होता, जो निर्मित माल का, उस पर भारी कर लगते, लेकिन भारत से जो कच्चा माल इंग्लैंड को जाता उस पर कोई कर नहीं लगता। इंग्लैंड का जो तैयार माल भारत में आता तो उस पर कोई कर नहीं लगता। तो इस तरीके से इनकी कीमतें जो है काफी हद तक, अब कर लग रहा है तो वो कर कीमत में जुड़ता है, तो कीमतों को वो बढ़ाता है, तो कीमतें बढ़ जाती है। इसका परिणाम स्वरूप आपकी मांग भी कम होगी। अगर वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो उस क्षेत्र में उस वस्तु की मांग भी कम होगी। लेकिन कच्चे माल का निर्यात करने पर कोई कर नहीं। भारत से जो निर्मित माल है वो अगर निर्यात किया जा रहा है तो उस पर कर लगता है। इंग्लैंड का निर्मित माल अगर भारत में आ रहा है तो उस पर कर नहीं। तो इस तरीके से इंग्लैंड का माल भारत में सस्ता पड़ता और वह भारतीय बाजारों में फैलता गया। इसका लाभ इंग्लैंड को हो रहा था, न कि भारत को हो रहा था। अब देखो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी 19वीं शताब्दी के पिछले वाले भाग में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना जो है दिखाई देती है, लेकिन यह उन्नति भी बहुत धीमी रही। प्रारंभ में केवल सूती वस्त्र, पटसन उद्योग यही दिखाई देते हैं। सूती कपड़ा मिलें भी हर क्षेत्र में नहीं लगी थी, और ये भी भारतीय उद्यमियों के द्वारा लगाई गई थी, भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा लगाई गई थी। जो आज का महाराष्ट्र और गुजरात है, यहाँ पर सबसे पहले सूती वस्त्र के कारखाने या औद्योगिक इकाइयाँ लगी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय भी विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग भी बंगाल तक ही सीमित रहा। तो 20वीं शताब्दी के जो शुरुआती वर्ष हैं, इनमें औद्योगिकरण कोई ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। इनमें कुछ थोड़े बहुत उद्योग लगे, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, इनका थोड़ा बहुत विकास हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी है, सीमेंट है, कागज है, इनके कुछ कारखाने स्थापित जरूर हुए, लेकिन ये कोई बड़ी मात्रा में नहीं थे और बड़ी स्तर पर ये जो है उत्पादन करने वाले नहीं थे। तो भारत में जो भावी औद्योगिकरण है, इसको प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का भी अभाव दिखाई देता है। तो पूंजीगत उद्योग क्या है? पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालीन उपभोग के काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। यानी उत्पादन के लिए मशीनों की जरूरत होती है, तो मशीनों का भी तो उत्पादन कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्ट्री में होता है। तो ऐसे यहाँ औद्योगिक उपक्रम लगे ही नहीं। यंत्र तंत्र कुछ कारखानों की स्थापना जरूर हुई, लेकिन देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माण कलाओं के पतन की भरपाई यहाँ पर नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर भी बहुत कम थी। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? देखो, सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान बहुत कम रहा। अब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होती है? तो जीडीपी का मतलब है एक वर्ष की अवधि में एक देश की घरेलू सीमा में जितने भी मूल्य का वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसका बाजार मूल्य होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो यह निम्न ही बना रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र बहुत कम रहा, और जो आधारभूत संरचनाएं हैं जैसे रेल है, विद्युत उत्पादन है, संचार है, बंदरगाह है, ये भी एक लिमिट में ही थे। तो इन सब के कारण जो है भारतीय जो औद्योगिक वातावरण है वो बन ही नहीं पाया। आधारभूत संरचना उद्योगों की जो है यहाँ पर डेवलप ही नहीं हुई। औद्योगिक वातावरण निर्माण न होने के कारण विभिन्न प्रकार के उद्योग यहाँ पर नहीं लगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में जो है निम्न स्तरीय औद्योगिक जो संरचनाएं हैं वो बनी रही। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार की दशाओं के बारे में। औपनिवेशिक शासन के दौरान जो विदेशी व्यापार की जो प्रवृत्तियां दिखाई देती है वो मुख्यतः एक और दिखाई देती है, केवल वो मात्र इंग्लैंड की ओर ही दिखाई देती है। यानी इंग्लैंड का पलड़ा व्यापार में जो है हमेशा भारी रहता, हमेशा इंग्लैंड की ओर ही हमारा व्यापार झुका रहता। तो हमारे व्यापार का जो अधिकांश भाग है वो इंग्लैंड के साथ ही होता था। तो देखो, औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो भी अपनाई गई नीतियां रही, वस्तु उत्पादन, व्यापार, सीमा शुल्क,
इन सब प्रतिबंधों के कारण जो व्यापार का झुकाव जो है वो इंग्लैंड की ओर ज़्यादा दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे माल जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी है, नील है, पटसन है, इन सब का एक निर्यातक होकर रह गया। यानी कच्चे माल का निर्यात इंग्लैंड की ओर होता, इंग्लैंड का जो निर्मित माल है वो भारतीय बाजारों में पहुंचता। तो यही मात्र जो है भारत का व्यापार दिखाई देता है। भारत का व्यापार में जो अधिकांश भाग होता है वो कच्चे माल का ही दिखाई देता है। साथ ही सूती वस्त्र, रेशमी ऊनी वस्त्र जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों का जो है वो भारत में आयात होता था। तो भारत के आयातों में निर्मित वस्तुओं का ज्यादा भाग होता, भारत के निर्यातों में कच्चे माल का ज्यादा भाग होता। तो इस तरीके से हमारी व्यापार जो है प्रवृत्तियां हैं वो इस अवधि में दिखाई देती है। व्यापारिक रूप में इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार केवल इंग्लैंड के साथ सीमित रहा। तो जितना भी भारत का टोटल व्यापार था उस टोटल व्यापार का आधा भाग तो हम इंग्लैंड के साथ ही करते थे। शेष कुछ व्यापार हमारा चीन है, श्रीलंका है, ईरान, इन देशों के साथ होता था। अब देखो स्वेज नहर का जो मार्ग खुल गया तो उसके बाद जो है भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। तो इस डायग्राम में आपको दिखेगा स्वेज नहर, ये स्वेज नहर है और ये जो लाल सागर है ये अरब सागर से होते हुए भारत। तो इस तरीके से ये यूनाइटेड किंगडम है, ये इंग्लैंड है और ये भारत है। पहले जो है इंग्लैंड को भारत के साथ व्यापार करने के लिए ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर जो है वो जाना पड़ता था। तो इसकी लागत भी ज़्यादा थी और व्यय भी ज़्यादा था और समय भी ज़्यादा लगता था। अब स्वेज नहर बनने के बाद क्या हो गया, भूमध्य सागर और लाल सागर जो है वो जुड़ गए और इसका परिणाम ये हुआ कि अब इंग्लैंड से सीधा जहाज यहाँ से होते हुए भूमध्य सागर से होते हुए स्वेज नहर से लाल सागर में आ जाते और लाल सागर से अरब सागर होते हुए भारत जो है आसानी से व्यापार किया जा सकता था। तो ये मार्ग खुलने के साथ भारत और इंग्लैंड का सीधा जुड़ाव हो गया और व्यापार वाणिज्य तेजी से जो है इन दोनों देशों के मध्य दिखाई देता है। तो देखो विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा। तो हमारा जो निर्यात अधिशेष है वो काफी बड़ा दिखाई देता है, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी लागत चुकानी पड़ी क्योंकि हमारे निर्यातों में भाग किसका अधिक था, हमारे निर्यातों में कच्चे माल का भाग जो है वो ज्यादा होता। कच्चा माल ही ज्यादातर विदेशों में यानी इंग्लैंड में हम भेजते। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज है, कपड़ा है, मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उत्पन्न या उपलब्ध हो पाती थी। तो कहने का मतलब हमारे द्वारा जो भी कच्चे माल का निर्यात किया गया, हमारी कृषि में जो भी प्रवृत्तियां इंग्लैंड ने अपने हितों के लिए डाली, यानी कृषि जो खाद्यान्नों की पूर्ति करने वाले के स्थान पर हमने कृषि में कुछ व्यावसायिक जो है कृषि करने का जो है किसानों पर थोपा गया। तो इसका परिणाम यह हुआ कि कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनका जो जरूरत की वस्तुएं हैं उनका भारत में अभाव हो गया। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता। तो जो भी व्यापार अधिशेष से जो भी आय भारत को होती तो वो आय भी अंग्रेजी हुकूमत के खर्चों को पूरा करने में चली जाती। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय और अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। तो इस तरीके से जो व्यापार दिखाई देता है वो ज्यादातर इंग्लैंड के साथ ही दिखाई देता है। आधे से ज्यादा व्यापार हमारा इंग्लैंड के साथ ही होता था और केवल मात्र कच्चे माल का व्यापार जो है उसमें स्थान होता था। तो कच्चे माल का अधिकांश व्यापार में भाग और इंग्लैंड के हितों की ओर ये व्यापार जो है वो झुका हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से इस अवधि में व्यापार और उद्योगों की दशाएं दिखाई देती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जनांकीय परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।